हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब खैरियत, सब चंगे, सब बल्ले बल्ले। आज की क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख राजवंश सेकंड पार्ट इसका शुरू किया है और उसी से संबंधित आपके जो एमसीक्यूज बनते हैं उसको अपन लेकर आए हैं। रोज की तरह आज कोई नई बात तो है नहीं, है ना। एमसीक्यूज करेंगे इसके ऊपर, जितने सवाल बनते हैं क्लास में मैंने डिटेल में समझा दिया आप लोगों को। अब देखते हैं इसके ऊपर एमसीक्यूज कितने बनते हैं आपकी परीक्षा में, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हो सकता है कुछ सीधी सीधी आ जाए, तो ध्यान दो और आंसर करो। तो शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन मेरी है, आपकी लैपटॉप की हो सकती है, आपकी फ़ोन की हो सकती है। तो चलो देखो, बताओ जरा, निम्न में से किसे, बहुत आसान सवाल है, रिपीटेड है, गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है? बप्पा रावल, गुहिल, शिलादित्य या अल्लट? बताओ जरा, गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गोहिल से गोहिल बन गया है, गोहिल और गोहिल प्लस प्लस हो गया, ये जुड़ गया आपस में, या गोहिल से गोहिल कैंसिल हो गया? गोहिल या गुहादित्य? एक ही बात है ना। तो इन सही आंसर होगा ये रिपीटेड सवाल है। कई किताबों के अंदर शिलादित्य लिखा रहता है। शिलादित्य एक्चुअली जो कर्नल जेम्स टॉड है वो शिलादित्य भी मानते हैं। रीजन रीजन कुछ नहीं है, शिलादित्य जो है वो गुहादित्य के पिता थे। और इनकी माता थी पुष्पावती। इन दोनों के संतान थे गुहादित्य या गुहिल। तो कर्नल जेम्स टॉड शिलादित्य को मानते हैं, लेकिन हमारी जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर उत्तर गुहिल को या गुहादित्य को ही माना जाता है, इसी को ही इनका वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। बप्पा रावल का शासनकाल, क्लास में मैंने समझाया था कि हो सकता है आपसे शासनकाल भी पूछ ले। तो बप्पा रावल का शासनकाल कौन सा है? 634 से 653 ईस्वी, 534 से 553 ईस्वी, 734 से 753 ईस्वी, या 834 से 853 ईस्वी? 5, 6, 7, 8, बाकी 34 और 53 सेम सेम। बताओ जरा। देखो, मैंने कहा था आपको, जो गुहिल है उसका टाइम मैंने कहा 55 तो याद हो ही जैसी, है ना। 55 के बाद में 500 और 53, 54 से 64, 65 के आस 63, 64 से, और आ, ये टाइम हमने गुहादित्य का लगाया था कि इस टाइम पे इसने मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना की थी। फिर मैंने कहा 200 साल के बाद में फिर बप्पा आता है, बीच का जो टाइम है वो थोड़ा गायब हो जाता है। तो ऐसे भी थोड़ा याद रख लो तो भी आंसर बन जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। 734 से 753 ईस्वी का जो टाइम है वो बप्पा रावल के शासनकाल का माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्न में से किस स्रोत से ये जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था? किस शिलालेख से ये हमें पता लगता है, या किस स्रोत से पता लगता है? कोई प्रशस्ति है, कोई किताब है, किससे पता लगता है? बिजोलिया शिलालेख, राज प्रशस्ति, वीर विनोद, या वंश भास्कर? देखो, बिजोलिया शिलालेख क्या है, यहाँ पे आंसर लगा देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, या लगा सकते हो आप भी। बिजोलिया शिलालेख जो जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है, इसके अंदर गुहिलों को क्या बताया गया है? गुहिलों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, बिजोलिया शिलालेख में। और ये जो विवरण है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक बानमोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, को परास्त किया फिर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, वो पता लगता है राज प्रशस्ति से। हुआ यूं था कि एक्चुअली क्या है, चित्तौड़ के शासक जो मानमोरी है उसके ये सामंत की तरह काम करते थे। और इसी टाइम पे क्या हुआ, एक विदेशी अटैक हो गया राजस्थान पे, यानी कि इस चित्तौड़ के ऊपर। तो बप्पा रावल ने उस चुनौती को स्वीकार किया कि ठीक है, कोई नहीं, मैं लड़ूंगा।
और इसी बात पे क्या है, मानमोरी थोड़ा सा बोले संधि बंदी कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, पता नहीं क्या राड़ा हुआ इनके बीच में, लेकिन बप्पा रावल ने इसको एक्सेप्ट किया, इस चैलेंज को, और उनको सिंध तक खदेड़ दिया था। तो इससे क्या है, इसकी कीर्ति में वृद्धि हुई बप्पा रावल की। और फिर इसने क्या है, इसको भी परास्त करके बोले तू लायक ही नहीं है राजा बनने के लिए, फिर इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो ये जो जानकारी मिलती है हमें राज प्रशस्ति से मिलती है, संपूर्ण जो विवरण है वो राज प्रशस्ति से मिलती है, ना कि बिजोलिया के शिलालेख से। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से कौन सी मेवाड़ राज्य की पहली राजधानी थी? मेवाड़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो किसने बनाया, है ना। ये अपन ने क्लास के अंदर डिस्कस किया था और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवालों में एग्जामों के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो इस बातों को, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। पेपर का लेवल अगर आसान आता है तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और यहीं पे क्या है, बच्चे गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि फैक्ट याद करने वाले बहुत सारे हैं। तो कौन सी थी पहली राजधानी? आहड़ थी, नागदा थी, चित्तौड़ थी, कि नाथद्वारा थी? बताओ जरा, मेवाड़ के राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी नागदा थी। ठीक है ना, किसने बनाया था इसको, ये अब अगले सवाल के अंदर देखेंगे। ठीक, जिसने चित्तौड़ को बसाया वही राजधानी का निर्माण करेगा पहले पहल, है ना। जिसने कायदे से मेवाड़ राज्य की जो मजबूत नींव डाली वो कौन था? बप्पा रावल, है ना, वही राजधानी बनाएगा। तो निम्न में से किसने कैलाशपुरी के अंदर, अगला सवाल यह है, एकलिंग जी यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया? कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी यानी लकुलिश जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी मेवाड़ राजघराने के क्या है, कुल देवता हैं। तो इनका जो मंदिर है कैलाशपुरी में वो किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने, मोकल ने, समर सिंह ने, क्षेम सिंह ने? तो ये बनवाया था बप्पा रावल ने। आंसर है इसका ए। इसी ने क्या है, प्रथम राजधानी जो नागदा है वो मेवाड़ राजघराने की, मेवाड़ राजवंश की पहली राजधानी नागदा, वो भी बप्पा रावल ने बनाई। और एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी के अंदर वो भी बप्पा रावल ने ही बनाया। ठीक है, ये सब बाद के हैं, मुकल तो बहुत बाद का है, समर सिंह भी बाद का, क्षेम सिंह भी बाद का। अब इनमें से अगला सवाल फ्रेश टाइप का सवाल है, ये राजस्थान जो अध्ययन की किताब है हमारा राजस्थान, उसके अंदर भी दिया हुआ है, तो वहीं से फैक्ट उठा के लाया गया है आपके सामने। क्लास में भी मैंने समझा दिया था आपको। निम्न में से किसकी तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मर्टल से की जाती है? निम्न में से किसकी तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मर्टल से की जाती है? कौन से? बप्पा रावल है, जेत्र सिंह है, समर सिंह है, या क्षेम सिंह है? चार्ल्स मर्टल ये कौन था? फ्रांसीसी सेनापति था। ये इसलिए थोड़ा जाना जाता है क्योंकि पहला यूरोपियन सेनापति था जिसने मुस्लिम आक्रांताओं को परास्त किया था। तो उससे तुलना कर की जाती है बप्पा रावल की। आंसर हो जाएगा ए। किसने की है ये तुलना? ये की है साहब हमारे CV वैद्य ने। ठीक है, इनके ये आंसर नहीं होंगे। ठीक, चलो चलो नेक्स्ट सवाल देखो। किसका नाम कालभोज मिलता है? कालभोज किसका नाम है? ये रिपीटेड सवाल है, आ चुका है कई बार। जो रिपीटेड है वो तो हमें पता होना ही चाहिए, दोबारा भी रिपीट हो सकता है ना। बप्पा रावल को कालभोज कहा जाता है कि जेत्र सिंह को कहा जाता है कि समर सिंह को कि क्षेम सिंह को? इसके बारे में मैंने क्लास में बताया था, थोड़ा सा इतिहासकारों के अंदर मतभेद है ना। जैसे कर्नल जेम्स टॉड है, वो कहते हैं कि कालभोज जो है वो खुम्बाण का नाम है ना। और श्यामल दास जो है वीर विनोद के रचनाकार, वो ये कहते हैं कि कालभोज वास्तविक नाम था और जो बप्पा है वो उसकी एक विरुद्ध था, एक उपाधि थी। तो RPSC में भी और RSMSSB के अंदर भी ये सवाल आ चुका है और आंसर भी इसका माना जा चुका है। तो जो आंसर माना जा चुका है वो ही हमें मानना है।
बहुत आसान सा सवाल है, बताओ जरा किसका नाम है? अभी बता दिया मैंने, याद किया। बप्पा रावल को ही कालभोज कहा जाता है। इसका मूल जो नाम है वो कालभोज था। इस बात का ध्यान रखना। सवाल घुमा के पूछा जा सकता है कि कालभोज और बप्पा इन दोनों में से उपाधि कौन सी है। ये स्टेटमेंट दे कि बप्पा के या इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कालभोज विरुद्ध था और जो बप्पा है वो मूल नाम था, या बप्पा विरुद्ध है, कालभोज मूल नाम है। सत्य कथन कौन सा है इनमें से, है ना? तो कालभोज जो है वो उसका मूल नाम है, और जो बप्पा है एक तरीके से शॉर्ट नाम है, वैसे भी याद कर सकते हो, निकनेम के जैसे कर सकते हो इसका। जैसे नाम हुआ किसी का किशोर, घर पे बोला गया सोनू, तो इस तरह से क्या है, बप्पा का आप शॉर्ट नेम निकनेम जान सकते हैं। ये एक विरुद्ध है, एक उपाधि है बप्पा की। बप्पा एक उपाधि है कालभोज की। और राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उसके अंदर भी यही फैक्ट दिया हुआ है, तो हमें यही मानना। ठीक है, आसान सवाल। चलो ऑप्शन मैंने थोड़े से आसान से डाले ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बप्पा रावल की समाधि स्थल जो है वो निम्न में से किस स्थल पे है? नागदा में है, नाथद्वारा में है, चित्तौड़ में है कि भूताला में है? कहां पर है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो बप्पा रावल है उसने क्या अपने अंतिम टाइम के अंदर क्या कर लिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था। मैंने क्लास में बताया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं, पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन उसकी जो मृत्यु हुई वो नागदा के अंदर ही हुई, और नागदा में ही इसका समाधि स्थल है। जो एकलिंग जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी का, उससे लगभग 1 मील की दूरी पर है, देखिए 1.8 किलोमीटर की दूरी पर है, नागदा के अंदर ही। और समाधि स्थल का नाम भी यही है, बप्पा रावल। इन्हीं के नाम से समाधि स्थल का नाम है बप्पा रावल। कहां पर इनका समाधि स्थल? नागदा के। ठीक है, तो बप्पा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन कर चुके हैं मोटे मोटे तौर पे। ज़्यादा डिटेल मिलती नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल मिलती ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। तो फिर जो किसी को नहीं पता, उस चीज़ का हमें भी नहीं पता, उसका अफसोस भी नहीं करना है ना? तो चलो अगला सवाल। निम्न में से किसने आहाड़ को, आहाड़ या आघाटपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? दूसरी राजधानी, पहली राजधानी तो थी नागदा, उसके बाद में दूसरी राजधानी आहाड़ को किसने बनाया था? इसमें से शिलादित्य ने बनाया था, अपराजित ने बनाया था, कालभोज ने बनाया था कि अल्लट ने बनाया था? मैंने क्लास में आपको समझाया था कि बप्पा रावल के बाद में जो उसके वंशज हैं उसका पूरी एक विवरण दिया था मैंने आपको 17-18 के आसपास, है ना? 18 के आसपास दिए थे मैंने उसमें बताया था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और 18 के बाद में भी 10 और थे जिसके बारे में कोई विशेष जानकारी और कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। लेकिन 17-18 के बीच में एक आध ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े सवाल ही पूछे हुए हैं, कुछ फैक्ट भी मिल जाते हैं उसके बारे में। तो उनके बारे में अपन ने थोड़े से बात कर ली थी कि ये इसलिए थोड़ा जाना जाता है कि इसने ऐसे ऐसे काम किया था। तो आहाड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाने वाला कौन था? अपराजित था कि कालभोज था कि शिलादित्य था कि अल्लट था? तो देखो कालभोज वही बप्पा, इसने तो क्या नागदा को बनाया, तो दूसरी राजधानी बनाने वाला ये होगा नहीं, एनिमिलेशन प्रोसेस से। चलो शिलादित्य, शिलादित्य तो वैसे ही क्या है कि गूगल के पिताजी थे, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको भी हटाओ। अपराजित और अल्लट ये दो बचे, तो नाम भी थोड़ा बहुत कभी भी हल्का फुल्का कोई पढ़ा लिखा कुछ ऐसा हो तो थोड़ा समझ में आना नहीं। इन दोनों में 50-50 हो गया। तो 50-50 पे जाओगे, इसको भी इनेमलेट कर दो, बच गया अल्लट। तो अल्लट ने क्या है अपनी दूसरी राजधानी आघाटपुर या आयड़ को बनाया था, अल्लट ने। ये इन 17-18 बप्पा के जो बाद के वंशज हुए उसमें से एक था ये, ठीक है ना? और ये तीनों की तीनों जो है ना, कालभोज, अपराजित, शिलादित्य, ये अल्लट से काफी पहले के हैं। अल्लट के बारे में एक और ऐसा कहा जाता है कि ये एक पहला व्यक्ति था जिसने मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का गठन किया था। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जब आप लग जाएंगे नौकरी तो आप भी क्या है राज्य सेवा में जाएंगे। तो उस राज्य सेवा में जाने का मतलब ये है कि आप भी क्या है नौकरशाही का एक हिस्सा हो जाएंगे। सरकार के जो जितने भी कर्मचारी होते हैं वो नौकरशाही कहलाते हैं, है ना? बड़े पद पे वाला बड़ा नौकरशाह, छोटे पद वाला छोटा नौकरशाह। और नौकरशाही का मेवाड़ के अंदर गठन करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो अल्लट था। तो अल्लट के बारे में दो जानकारी, एक तो नौकरशाही का गठन करने वाला, दूसरा
आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? अल्लट था। ठीक, चला आगे। कोई दिक्कत की तरह की कमेंट करके बता दिया करो। देखो चलो, निम्न में से किस मेवाड़ शासक के समय परमार राजा मुंज, अभी परमार वंश अपन ने पढ़ा नहीं है, अपन ने मेवाड़ से शुरू करा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल अपन ने क्लास में डिस्कस कर लिया था। परमार शासक मुंज ने चित्तौड़ के दुर्ग एवं आघाटपुर यानी कि आहड़ पर अधिकार कर लिया था। किस मेवाड़ शासक के समय में या शासन काल में? है ना? कौन सा शासक था ऐसा? भरतभट्ट था, अल्लड़ था, हुमायूं था या शक्ति कुमार था? तो जब क्लास में ले रहा था मैंने कहा था ये शक्ति कुमार है, शक्ति कपूर नहीं है। क्या आप सोचोगे यार श्रद्धा कपूर का बाप यहाँ पे कैसे आ गया? तो भरतभट्ट नहीं है, अल्लट भी नहीं है, हुमायूं भी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति कुमार। ठीक है, उसके बाद में भोज भी आया। भोज ने भी क्या है, लंबे समय तक शासन किया। 1031 ईस्वी के आसपास तो मुंज रहा, फिर उसके बाद में भोज भी रहा, फिर उसके बाद में फिर मेवाड़। इस समय में क्या, मेवाड़ की थोड़ी कीर्ति नीचे चली गई थी। फिर मेवाड़ के अंदर कुछ पराक्रमी शासक फिर से जन्म लिए और उन्होंने फिर से खोई हुई जो प्रतिष्ठा है उसको मेवाड़ की वापस लेकर आए। अब देखते हैं जरा वो कौन है ना? देखो जरा, कौन से मेवाड़ शासक ने चालुक्य नरेश अजयपाल को परास्त करके मेवाड़ की खोई हुई ख्याति को पुनः प्राप्त कर लिया? बताओ, सामंत सिंह, जेत्र सिंह, अल्लट या कुमार सिंह? अल्लट नहीं है, अब इन तीनों में से एक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसका नाम नहीं होता, चालुक्य नरेश का नाम नहीं होता, सिर्फ इतना होता कि निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने मेवाड़ की खोई हुई ख्याति को पुनः प्राप्त किया, तब आंसर चेंज हो जाता। क्योंकि तब क्या है, स्पेसिफिक तरीके से कुछ नहीं दे रखा कि किस टाइम की बात हो रही है। तो वो जो ऑप्शन के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जो राजा होता है उसका अपने को टिक लगा देना होता है, वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक दे रखा है कि चालुक्य नरेश अजयपाल को परास्त करके। अब अजयपाल का किसी के साथ युद्ध हुआ होगा और वो हार गया होगा अजयपाल, है ना? तो फिर आंसर यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है। तो वो शासक कौन था? वो शासक था सामंत सिंह। ठीक, लेकिन ज्यादा टाइम तक इसकी कीर्ति रह नहीं पाई थी। क्यों? वो आगे बात करते हैं, देखो अगले सवाल में बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सामंत सिंह। याद रखना, चालुक्य नरेश अजयपाल को परास्त करने वाला कौन सा मेवाड़ शासक था? सामंत सिंह। ठीक है, अब आगे देखो, निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने चौहान राज्य के संस्थापक कीर्तिपाल, इसको कीतू भी कहते हैं, इसके बारे में सवाल आ चुका है, को परास्त करके यानी कि इस कीतू को हरा करके चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया? कौन था वो? सामंत सिंह था, जेत्र सिंह था, अल्लड़ था या कुमार सिंह था? तो कीर्तिपाल जो है उसका और जैत्र सिंह का तो क्या है, शासनकाल जो है वो ड्यूरेशन टाइम मिलता भी नहीं है। अल्लड़ बहुत पहले का है। अब बच गए सामंत सिंह और कुमार सिंह। कुमार सामंत सिंह है, इसने पहले ही क्या है, अजयपाल को परास्त कर रखा है, चालुक्य शासक को। ठीक, अब हुआ क्या था, इसने क्या खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया वापस मेवाड़ की, अजयपाल को हरा करके। और इसी टाइम पे क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद में ही कीर्तिपाल जो है ना, कीतू, उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर लिया और इससे सामंत सिंह हार गया और हार करके पलायन कर गया, भाग गया यानी कि एक तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कीतू का थोड़ी देर के लिए शासन हो गया। इस सामंत सिंह का छोटा भाई था एक, वो था कुमार सिंह। उस कुमार सिंह ने क्या किया, चालुक्यों की सहायता ली, क्योंकि चालुक्यों को सामंत सिंह हरा ही चुका था। तो कुमार सिंह ने चालुक्यों की सहायता ली। ठीक, और सरदार थे एक सिसोदा सरदार भुवनपाल, उनको भी साथ लिया। उन सबके साथ मिलकर के शक्ति बढ़ाई, मतलब कहने का और इस कीतू के ऊपर अटैक कर लिया और चित्तौड़ को पुनः अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल उर्फ कीतू को हराने वाला कौन सा मेवाड़ शासक था? तो वो था कुमार सिंह।
कौन कुमार सिंह? सामंत सिंह का छोटा भाई। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बहुत फेमस युद्ध है, कई बार पूछा हुआ है, मैंने भी थोड़ा आसान करके पूछा है कि भूताला का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा है। अब इसके ऊपर कई सवाल बनते हैं कि भूताला का युद्ध जो है वो किस सन के अंदर लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, उसके अंदर कौन विजय रहा, भूताला है कहाँ पे, है ना। इन चारों प्रश्नों का जवाब क्या है अपन इसी के अंदर दे लेते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल देखो कौन सा है, अगर थोड़ा बहुत भी याद रहता है तो ये क्या है, 1230 ईस्वी के आसपास का टाइम आता है इसका, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना इसका टाइम नहीं है। और इनमें से देखो तेज सिंह, सामंत सिंह, जेत्र सिंह, अल्लट, हालांकि सबका शासनकाल याद करना ठीक संभव नहीं होता है, दिया भी नहीं रहता, तो अल्लट का तो कुछ दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, जेत्र सिंह जो है उसका शासनकाल थोड़ा हमें मालूम है, 1213 से लेकर के 1253 तक। कुछ जगह पे ये 63 भी लिखा रहता है या 61 भी लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक किताबों के अंदर जो है वो ये माना गया, 1213 से 1253, 40 वर्ष का इसका शासनकाल था। ठीक है, इसी टाइम पे क्या है, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया कहां पे, चित्तौड़ पे। उस समय जेत्र सिंह शासन कर रहा था। कब हुआ था ये सब, ये भूताला का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी। इल्तुतमिश का टाइम थोड़ा ध्यान में आ गया। 1227 ईस्वी के अंदर भूताला का युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश हार गया और जेत्र सिंह जीत गया। लेकिन क्या है, जीत थोड़ी वो ऐसा नहीं रही कि मतलब खुशी मनाने वाली, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने नागदा को बर्बाद करके रख दिया, पूरी की पूरी कैपिटल को, मार काट खून खच्चर सब मचा दी, लूट फूट सब। तो राजधानी नागदा है काफी क्या है, क्षत विक्षत हो गई थी, नुकसान बहुत हो गया था इससे। और एक साथ ये थोड़े लंबे टाइम के लिए चलाता है, क्योंकि इन्होंने क्या छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था जेत्र सिंह ने उस समय, छिप छिप के इस तरह से छुपे हुए। और फिर जो जैसे गोरिल्ला युद्ध है जो बाद के शासनकाल वालों ने भी अपनाया, राजाओं ने भी अपनाया, रामचंद्र सेन ने अपनाया, महाराणा प्रताप ने अपनाया, है ना, शिवाजी महाराज ने अपनाया, उस तरह की नीति का अनुसरण किया था इसने और इनको भगावगू दिया। ठीक है, अब भूताला है कहाँ पे, तो भूताला नाथद्वारा से थोड़ी सी दूर है, आगे उदयपुर के अंदर है। आपसे इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। भूताला वर्तमान में कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर। ठीक, भूताला का युद्ध कब हुआ, 1227 ईस्वी के अंदर। किस किस के बीच हुआ, इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में। भूताला के युद्ध में कौन विजयी रहा, जेत्र सिंह। ठीक है, जेत्र सिंह बड़ा पराक्रमी राजा था। अब जो मैंने प्रश्न पहले पूछा था कि अगर इसके अंदर से ये इसके अंदर से हटा दिया जाए, चालुक्य नरेश अजयपाल, है ना, निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने मेवाड़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। उसके अंदर ऑप्शन में अगर आप देखो, ध्यान दो, जेत्र सिंह भी था। तो उस स्पेसिफिक चीज को हटा दें, अगर अपन चालुक्य नरेश अजयपाल को हटा दें, तब इसका आंसर जेत्र सिंह बन जाता है। क्योंकि इन जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे जो पराक्रमी और जो यशस्वी जो शासक था वो जेत्र सिंह था। तो उसका आंसर उस टाइम पे, अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेमिंग चेंज कर देते तो उसका आंसर जेत्र सिंह बन जाता। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। आगे चले आप। किस शासक के शासनकाल में भारत के ऊपर चंगेज खान का आक्रमण हुआ, ये क्लास में थोड़ा मिस हो गया था अपने से, है ना। तो इस फैक्ट को भी अपन ने इसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर डाल दिया, अब ध्यान रहेगा आपको भी। चंगेज खान का आक्रमण कब हुआ, अगर ये थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो काम चल जाएगा। चंगेज खान का आक्रमण हुआ था 1223 ईस्वी के अंदर, और उस समय मेवाड़ के अंदर किसका शासन था, है ना। किस शासक, यहाँ पे होना चाहिए मेवाड़ के किस शासक, है? इसको ऐसे पढ़ना, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में भारत पर चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। बप्पा, अब देखो टाइम देख लो, 1223 ईस्वी नहीं होगा, अल्लट नहीं होगा, कुमार सिंह नहीं होगा, जेत्र सिंह होगा। क्योंकि जेत्र सिंह का टाइम पीरियड ये पूछा जा सकता है, देखो यार जेत्र सिंह का शासनकाल कौन सा रहा, तो 1213 से लेकर के 1253। अगर ऑप्शन के अंदर 53 की जगह 61 या 63 आ जाए तो भी आप उसको सही मान लें। ठीक है ना, फिर फाइनली क्या आरपीसी क्या सही मानती है उसको डिपेंड करता है, कोर्ट कचहरी की अपनी बातें। तो मोटा मोटा तो आप यही ध्यान रखो, 40
या 13वीं शताब्दी का जो उत्तर पूर्वार्ध है, यानी कि प्रारंभ जो है 13वीं शताब्दी का, उसके अंदर जयद्रथ सिंह का शासन था। ऐसे याद कर लो, अगर इस तरह से याद नहीं आया तो 13वीं शताब्दी तो याद रहेगी। 13वीं मतलब 12वीं खत्म होने के बाद में 13वीं, 1200 से लेकर के, है ना, पहला दिन शुरू हुआ 1200 ईस्वी का, 1201 ईस्वी का पहला दिन शुरू हुआ, तब से लेकर के और 1300 तक का टाइम, ये क्या 13वीं शताब्दी कहलाएगी। तो इसका जो प्रारंभिक समय है शुरू के जो 50 साल है, इसका जो बीच है, मिडवे है इसका, इस टाइम के अंदर जयद्रथ सिंह का शासन था। ऐसे याद कर लो अगर स्पेसिफिक याद नहीं करा जा रहा तो। ठीक है, चंगेज खान का आक्रमण हुआ था इस समय, ये इसका शासन था मेवाड़ के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि चंगेज खान और जयद्रथ सिंह के बीच के अंदर युद्ध हुआ था, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका ऐसा है कि चंगेज खान के भारत के ऊपर आक्रमण के, बड़ा आक्रमण हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था भारत को, है ना, उसके बहुत सारे मायने भी निकलते हैं। वो भारतीय इतिहास का विषय है, हमारा विषय नहीं है, तो कभी और किसी कक्षा में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसका प्रश्न का ये मतलब नहीं है कि जयद्रथ सिंह और चंगेज खान के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। जब चंगेज खान का भारत पर आक्रमण हुआ तब मेवाड़ के अंदर शासक कौन था या उसका समकालीन कौन था, वो सवाल है। आपस में इनका आमना सामना नहीं हुआ, वो जयद्रथ सिंह था। आमना सामना होता तो पता नहीं क्या परिणाम होता, है ना, ये तो लड़ाई होती तब पता लगता कौन जीतता कौन हारता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बस ये है कि इसके टाइम के अंदर ही आया था, है ना। चलें आगे, चलो। अब निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने अपनी राजधानी नागदा से परिवर्तित करके चित्तौड़ को बनाया। अभी मैंने बताया इल्तुतमिश का जो आक्रमण हुआ था उससे नागदा को बहुत नुकसान पहुंचा था, है ना। और चित्तौड़ को भी क्या है, जयद्रथ सिंह ने, परमार शासक जो है देवपाल, मालवा का देवपाल, सॉरी मालवा के देवपाल से, परमार शासकों से इसने चित्तौड़ को, क्योंकि क्या है, इसने बैठते गद्दी के ऊपर अपने पुराने जो बदले थे ना उनको लिया। पहले वाले लोगों ने क्या कि जब गद्दी कमजोर हुई तो आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद में चित्तौड़ वगैरह पर अधिकार कर लिया, तो इसने क्या परमार शासकों से चित्तौड़ को लिया, ठीक। और जब नागदा के ऊपर क्या आक्रमण हुआ इल्तुतमिश का, भले वो युद्ध जीत गया हो लेकिन राजधानी जो वो बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी नागदा, तब इसने क्या किया, नागदा से ट्रांसफर कर दिया राजधानी को चित्तौड़ में। तब से क्या है, चित्तौड़ ही राजधानी मेवाड़ राजवंश की बनी रही, ठीक। तो जयद्रथ सिंह ही ऐसा व्यक्ति था जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। पहली राजधानी नागदा, ध्यान रखना, ये किसने बनाया, बप्पा ने बनाई। दूसरी राजधानी, पहली तो चली रही थी, साथ साथ में दूसरी राजधानी भी बना दी उसने। दूसरी राजधानी आहड़, वो किसने बनाई थी, ये बनाई थी अल्लट ने, ठीक। और उसके बाद के अंदर चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, तो वो बनाया साहब जयद्रथ सिंह। ये सवाल पूछे जाएंगे घुमा फिरा के, कैसे भी पूछे जा सकते हैं, चीजें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। नागदा, आहड़, चित्तौड़, बप्पा, अल्लट, जयद्रथ सिंह, ठीक है जी। चला आगे, चलो तो चलो फिर। निम्न में से सिंध के किस शासक के साथ जयद्रथ सिंह का युद्ध हुआ था। जयद्रथ सिंह का टाइम क्या है, बहुत क्रिटिकल है, लंबे समय तक शासन रहा इसका। तो पहली बात तो मजबूत शासक था जो टिका रहा, और लंबे समय तक कोई जब रहता है तो उसको क्या बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है ना, बहुत सारे अवसर भी उसको मिल जाते हैं। तो इसके टाइम पे इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ, सिंध का शासक था एक मोहम्मद, जो गौरी था, गौरी उसका गुलाम था। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद में उसने क्या सिंध के एरिया के आसपास अपना कब्जा कर लिया, और उसने क्या किया, गुजरात यानी कि मालवा ऐसे समझ लो आप, गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए, आक्रमण करने के लिए अपने एक सेनापति को भेजा, उसका नाम था खवास खां। इस नाम को ध्यान रखना, है ना, खवास खान, खवास खां को भेजा। तो खवास खां से क्या है, जयद्रथ सिंह की लड़ाई हुई थी। अब ये क्या भेजा किसने, कौन था ये, नासिरुद्दीन महमूद था, नासिरुद्दीन कुबाजा था, जलालुद्दीन था या कमालुद्दीन था, ये सवाल है। उद्दीन उद्दीन तो ठीक है, अब इनमें से था कौन। तो सिंध का शासक उस समय था नासिरुद्दीन कुबाचा, आंसर हो जाएगा ए।
तो नासिरुद्दीन कुबाचा ने गुजरात पर विजय करने के लिए खवास खां को भेजा। मार्ग के अंदर आते हुए जाते हुए उसकी जेत्र सिंह से भिड़ंत हो गई और जेत्र सिंह ने उसको जो पटक पटक के धोया भाई, मजा ही ले लिए, भागना पड़ा इसको वापस से, हार गया है, शत्रु सेना भाग खड़ी हुई थी। ठीक है, जेत्र सिंह यहाँ भी विजय रहा। जेत्र सिंह बड़ा कलाकार, मतलब बहुत सॉलिड शासक था जेत्र सिंह। इसके बारे में थोड़े विवरण ज्यादा मिलते नहीं है, परीक्षाओं में भी इसके बारे में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन जितना कुंभा और जितने महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट है ना, जितने बहादुर है सांगा भी, उतना ही बहादुर, उतना ही इंपॉर्टेंट जेत्र सिंह भी। आगे चले। किस मेवाड़ शासक का दिल्ली के 2 सुल्तानों के साथ में संघर्ष हुआ? अब ये प्रश्न क्या है, मैंने 2-3 फैक्ट्स को मिला करके एक साथ पूछ लिया। दिल्ली के 2 सुल्तान, तो पहला तो देखो इल्तुतमिश हो गया, इल्तुतमिश, है ना। दूसरा दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने क्या है, इसका भाई था जलालुद्दीन, वो कन्नौज के अंदर था। उसने क्या किया, देखो क्या है, इल्तुतमिश के बाद के अंदर इसकी बेटी जो थी रजिया, है ना, रजिया गुंडों में फंस गई, वो रजिया, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई रजिया सुल्तान, उसमें हेमा मालिनी क्लास में बताया था मैंने। तो 1236 के आसपास क्या है, इल्तुतमिश के जाने के बाद में रजिया जो है वो शासक बनी। 4-5 साल के टाइम का इसका शासन था, और जितने भी और दूसरे थे उलेमा वगैरह और जितने भी थे, मतलब और दूसरे मुस्लिम शासक, वो इससे जाहिर सी बात है एग्री तो नहीं करते थे कि महिला होकर के कैसे राजपाट संभाल लेगी, कैसे सुल्तान बन जाएगी, सुल्ताना कैसे बन जाएगी, पहली बात तो महिला सुल्तान बनेगी ही नहीं। तो रजिया के बाद में जो भी इसके टाइम में षड्यंत्र हुए, सब कुछ हुए, इसके जाने के बाद में फिर क्या है, गद्दी में थोड़ा बहुत संघर्ष चलता रहा और नासिरुद्दीन क्या गद्दी पर बैठा था। ठीक, नासिरुद्दीन की गद्दी पे बैठने के बाद इसका भाई था जलालुद्दीन। इसको लगा कि यार ये गद्दी का ये भी दावेदार बन सकता है, तो इसने क्या मारने की प्लानिंग बनाई। उस समय जो जलालुद्दीन है वो कहाँ था, जलालुद्दीन था कन्नौज के अंदर। जलाल लिख देता हूँ, समझ लेना। जलाल वैसे अकबर का नाम भी है, पर ये वो जलाल नहीं है। जलालुद्दीन जिसे कहा जाता है, अकबर का मूल नाम जो जलालुद्दीन। तो जलाल को इसने बुलाया दिल्ली में। अब इसको लग गया कि यार अपने क्या जान को खतरा है, ये क्या है, कुछ लेना देना नहीं है वहाँ पे के, मतलब हलवा पूड़ी खिलाने के माने जहर मार दे देगा और मार मुड़ देगा अपने को। तो ये क्या करा, ये भाग गया उदयपुर की साइड में, चित्तौड़ की साइड में, पहाड़ियों के अंदर, जंगल के अंदर छुप गया जाकर। अब इस एरिया के अंदर साहब शासन किसका, तो हमारे जेत्र सिंह जी का। अब 8 महीने तक नासिरुद्दीन यानी दिल्ली के सुल्तान की जो सेना है वो इस जलालुद्दीन को ढूंढती फिरी, लेकिन मिला नहीं पट्टा ये। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली के सुल्तान की सेना किसी को ढूंढे, वो मिले नहीं। कहां पे, जब तक कि उस एरिया के जो शासक हैं उसका समर्थन ना मिला। तो जलालुद्दीन को जेत्र सिंह ने अपना आश्रय प्रदान किया, वही क्षत्रिय परंपरा। इसलिए 8 महीने तक ढूंढ नहीं पाया। भाई जेत्र सिंह को तो पता ही था अपने एरिया के बारे में, अपने जंगलों के बारे में, अपनी पहाड़ियों के बारे में, तो पकड़ के लाके सौंप देता, ये पकड़ भाई तेरा भाई। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जेत्र सिंह की जो सेना वगैरह थी उसको इन्होंने पकड़ पकड़ के धोया, है ना, जंगलों के अंदर पहुंच जाती है और छापामारी प्रणाली के हिसाब से पकड़ पकड़ के इनको मारा। 8 महीने तक घूम फिर के अपने राजस्थान को तावड़ तो जानो ये थे, गर्मी पड़ी बहुत भयंकर, लू चाली, यहाँ का अगर पैसे ना बोले यार चलो यहाँ से नहीं तो मरेंगे, हार्ट भी कौन मिलेगा ठा। तो सेना 8 महीने के बाद में वापस लौट गई थी। ठीक, तो दूसरा शासक हुआ अपने पास नासिरुद्दीन, पहला हुआ इल्तुतमिश। ठीक, कुछ लोगों ने बलबन को भी माना है, लेकिन जैसे मैंने बताया बलबन का जो टाइम आता है, इसका जो टाइम है अपना जेत्र सिंह का, वो 1253 के आसपास है, और इसी टाइम के आसपास बलबन का भी आक्रमण होता है, इसलिए तीसरा बलबन भी आ जाता है। लेकिन बलबन को मैंने नहीं माना क्योंकि ऑथेंटिक किताब के अंदर वहां पे शासन दूसरे राजा का आ जाता है। ठीक है, अगर इसको इसका शासनकाल अगर 1263 तक माने तो 3 दिल्ली के सुल्तानों के साथ में संघर्ष होना माना जा सकता है जेत्र सिंह का। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2 का तो वही था, 3 का 3 की जगह देखेंगे, तो वो जेत्र सिंह था। देखो दिल्ली के 2 सुल्तानों का आक्रमण हुआ, दोनों को इसने हरा दिया। सिंध के राजा का आक्रमण हुआ, उसको इसने हरा दिया, है ना, और परमार शासकों को भी हरा दिया इसने।
साथ साथ में क्या है, उदय सिंह था, सोनगरा, उदय सिंह सोनगरा, उसको भी क्या है इसके साथ में फाइट हुई, इसकी फाइट होने वाली थी कि उदय सिंह को लग गया कि यार हार गए अपन, जेतर सिंह बड़ा मतलब खतरनाक आदमी है। तो इसने क्या किया, फिर उदय सिंह ने अपनी जो बेटी थी, पोती थी, है ना, उसकी जो शादी थी, रूपावती नाम था उसका, उसकी शादी जेतर सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ में कर दी। और इस तरह से क्या है, दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित हो। ठीक है, जेतर सिंह ने यहाँ पे क्या है, थोड़ी कूटनीति का परिचय दिया, बोले लड़ाई झगड़े में क्या रखा, अगर अपने वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहे तो अच्छी बात है। तो इसने क्या है, इसको भी परास्त कर दिया, 3-4 राजाओं को वैसे डाल दिया पकड़ के। तो जेतर सिंह बहुत पावरफुल शासक था, इसके टाइम पे अटैक भी बहुत हुए, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, है ना, ध्यान रखना है इसको, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा ना। इसकी जो तिथि है ना, ये फरिश्ता ने 1243 ईस्वी के आसपास की दी है, ये भी ध्यान रखना। 1243 ईस्वी, कुछ पुस्तकों में एक तिथि दे रखी होती है कि कब जो है नासिरुद्दीन ने मेवाड़ पे आक्रमण किया है, तो 1243 ईस्वी के आसपास इसने आक्रमण किया था। ये तिथि फरिश्ता ने दी है और किसी ने तो दी भी नहीं। चलो आगे चले। निम्न में से किसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? गोल्डन एरा ऑफ मिडेवल मेवाड़ हिस्ट्री। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? अब इतने सारी मैंने तारीफ कर दी, इतनी सारी बखान कर दी, जिस व्यक्ति के समर्थन में उसी को माना जाएगा, तो वो जेतर सिंह है। इस बात का ध्यान रखना, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास, है ना, मेवाड़ के संपूर्ण इतिहास का नहीं कहा जा रहा, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का कहा जा रहा है। टर्मिनोलॉजी को थोड़ा पकड़िए, टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं आप, है, क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी ये है मध्यकालीन मेवाड़, मेवाड़ का जो पूरा इतिहास है, गोहिल से लेकर के और बिल्कुल फाइनल तक, राजस्थान के पुनर्गठन तक, उसके बीच का जो टाइम आता है उसकी बात चल रही है। तो मध्यकालीन मेवाड़ वही 1200 ईस्वी के आसपास का टाइम, 1200 से 1300 ईस्वी आएगा, इसके बीच में अगर आप थोड़ा बहुत इसका एवरेज निकालेंगे तो, है। तो वो किसका टाइम को कहा जाता है? वो कहा जाता है जेतर सिंह के शासन का। देखो 1956 राजस्थान में पुनर्गठन हुआ, और यहाँ हमने देखा कि गोहिल वंश की जो स्थापना वो 563 ईस्वी के आसपास हुई। तो ऑलमोस्ट अपन इसको क्या है, दोनों को आधा आधा कर लेते हैं, 566 को और 56 को एक साथ करके 100 बना लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 5, तो ऑलमोस्ट ये क्या है 24-25 के आसपास पहुंचा, 25 के आसपास पहुंच गया। तो 25 में 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। तो मध्यकाल ये टाइम बता रहा हूँ। तो मेवाड़ के इतिहास का मध्यकाल कौन सा है? 1250 ईस्वी के आसपास। वही मैं कह रहा था, 1200 से 1300 ईस्वी के बीच का जो टाइम है वो जेतर सिंह का इंपॉर्टेंट टाइम है, और इसी मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास को स्वर्ण काल कहा जाता है, जेतर सिंह के शासनकाल को। अब साहब ये कहा किसने, ये कौन महान है जिसने ये बात कही है? तो ये है डॉक्टर दशरथ शर्मा, इतिहासकार हैं बहुत बड़े। दशरथ शर्मा जी ने जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा। ठीक है, पूरे मेवाड़ के स्वर्ण इतिहास को स्वर्णकाल किसने कहा है, किसके बारे में कहा है, वो अपन आगे का कक्षा में देखेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, किसने तो कहा है, दशरथ शर्मा ने। किसके लिए कहा है? जेतर सिंह के लिए। और इस ये जो क्रोनोलॉजी है ना, क्रोनोलॉजी, उसको ध्यान में रखना। चलो अब बलबन बलबन के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तीसरा भी कुछ किताबों में लिखा रहता है, उसका रीजन भी है। तो बलबन ने आक्रमण कब किया था मेवाड़ के ऊपर? 1253 से 54, 1263 से 64, 1273 से 74, या 1283 से 84। तो 1253 का जो टाइम है वो जेतर सिंह का टाइम फिनिश हो जाता है। मैंने फिर से कह रहा हूं, मैं कुछ किताबों के अंदर 63 या 61 भी लिखा रहता है, 1263 से 61 भी लिखा रहता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऑथेंटिक किताबों के अंदर 1253 ही माना गया है, इसलिए मैंने इसको 1253 लिखा। तो बलबन ने क्या है, अपनी गद्दी इसके जाते ही आसपास संक्रमण का टाइम था, इसके जा रहा था, उसका जो बेटा है वो शासक बना ही था, तब बलबन ने आक्रमण किया था। तो 1253-54 के अंदर बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और इसको भी क्या है,
लात खानी पड़ी थी। मेवाड़ के राजा बहुत मतलब पावरफुल थे उस समय, ऐसे घबराते नहीं थे, दिल्ली विल्ली के सुल्तान होगा कोई होगा तो तेरी जगह हुआ। तो फिर बाद में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, है ना, कुछ छल कपट की वजह से, कुछ और चीजों की वजह से, फिर रास्ता मिल गया, फिर वो जो क्या है एक जो सर्कल शुरू हुआ फिर वो चलता ही रहा। तो 1253-54 के आसपास बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था देखते हैं जरा। उस समय शासक जो था, इसे इधर इधर ही देख लो, 1253 के अंदर 53-54 ये बलबन के आक्रमण का समय देखो। इस समय जो है मेवाड़ की गद्दी के ऊपर जेत्र सिंह का बेटा तेज सिंह बैठ गया था। जब क्लास में ले रहा था मैंने बता रहा था तेज सिंह के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तेज सिंह भी अपने पिता के जैसे बड़ा होनहार और वीर व्यक्ति था। उसने भी क्या बलबन के जो आक्रमण हुआ उसका सफल प्रतिरोध किया। ये बात ध्यान रखना, बलबन जो है उस समय दिल्ली का सुल्तान नहीं था, है ना। ये क्या था, नागौर के आसपास का एरिया इसके पास था, इसको संभाला दिया गया था। फिर क्योंकि मैंने क्लास में बताया था कि जो राजस्थान है उसके अंदर, और नक्शे को समझ लेना यार, है ना, अपने हिसाब से। चित्तौड़ ये जो मेवाड़ है ना, इसका बड़ा सामरिक महत्व है ना, इसका थोड़ा सामरिक महत्व है। थोड़ा नक्शा थोड़ा ऐसे बना लो यार। अब सही लग रहा है। चित्तौड़ का सामरिक महत्व क्यों क्यों क्योंकि दिल्ली से जो मालवा का जो रूट है ना उसके ऊपर ही बीच में पड़ता है। जिसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया मालवा एक तरीके से उसने जीत लिया। और अगर मालवा से दिल्ली की तरफ कूच करने वाला है तो बीच के अंदर चित्तौड़ पड़ेगा। सामरिक महत्व है इसका। अगर आप देखोगे डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर तो वो भी दिल्ली से क्या है, इधर से उदयपुर से होता हुआ मुंबई की तरफ निकलता है ना। तो आज भी इसका काफी महत्व है इसका, उदयपुर का। और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है यहाँ पे उदयपुर से निकलती हुई। तो चित्तौड़ उदयपुर का जो एरिया उससे बनती हुई, तो मेवाड़ का सामरिक महत्व ज्यादा था। तो ये क्या था, बलबन जो था साहब, ये क्या है, इस साइड के अंदर नागौर के आसपास इसने यहाँ पे इसको नौकरी करने भेजा था, सेनापति बना के भेजा था, कुछ भी बना के भेजा होगा, सूबेदार वबेदार जो भी है एक्सपायर। तो इसने क्या बोले चित्तौड़ पर भी अटैक कर लेते हैं, इसको भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। उस समय बलबन सुल्तान नहीं था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसने यहाँ पे अटैक किया, तेज सिंह ने क्या इसको दह लात मार के भगा दिया। प्रतिरोध, बड़ा मुकाबला हुआ और उसके अंदर बलबन चला गया। उसके बाद में बलबन ने कभी भी सुल्तान बनने के बाद में भी पूरे जीवन भर चित्तौड़ की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। ये आया ही नहीं, तरह बोले तुम चूल्हे में पड़ो यार, यहाँ लेने लेना कुछ है नहीं, पहले लात खा लिया दोबारा मतलब नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो क्या ही राजा बनाओ सुल्तान बनाओ, मर मुरा जाऊंगा तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो बलबन ने क्या उसके बाद में पूरी जिंदगी भर मेवाड़ की तरफ आक्रमण नहीं किया था। उसका टाइम ध्यान रखना, 1253 से 54 ईस्वी किसके टाइम पे हुआ था, तेज सिंह के टाइम पे हुआ। जीता कौन था, तेज सिंह ही जीता था। आगे बढ़े, 1299 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी या खलजी ने किसके शासन काल में मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के टाइम पे भी किया था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली सन दे रखा। रतन सिंह का टाइम जो है वो 1303 ईस्वी का है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी, जस्ट इसके बाद में अपन जो शुरू करेंगे, अब जो अगली अगली क्लास होगी अपनी उसके अंदर अपन यहाँ से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 1299 इसमें ईस्वी का टाइम दे रखा है। इस टाइम के ऊपर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किसके शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बड़े आसान है, बप्पा, जेत्र सिंह, समर सिंह या कुमार सिंह। कौन था साहब बताओ। तो टाइम जा चुका, जेत्र सिंह का भी, ये भी नहीं होगा, है ना। कुमार सिंह या समर सिंह, तो कुमार सिंह भी पहले जा चुका, अपन ने बात कर ली थी अभी। कौन था, वो समर सिंह था। समर सिंह भी बड़ा शक्तिशाली राजा था, है ना। मेवाड़ राजवंश का जो वैभव है वो उसने बना के रखा। इसने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक्चुअली आक्रमण करना चाह रहा था वहीं पे, वही मालवा की तरफ ना, बीच में पड़ता क्या चित्तौड़,
तो अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक तो था उलुग खां। कौन था? उलुग खां। ये तो बैठा था सिंध के अंदर, ठीक है। और एक था एक का नाम क्या था, अभी थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा है, आ जाएगा। तो जो दूसरा व्यक्ति था वो दिल्ली से आया था। तो सिंध से क्या है, उलुग खां तो सीधा पहुंच गया इधर चित्तौड़ पे, दोनों की सेनाएं आगे मिली चित्तौड़ पे। और ये जो साहब थे ये दिल्ली से चित्तौड़ में आके दोनों की सेनाएं, संयुक्त सेनाएं मिल गई। अब संयुक्त सेनाएं मिल गई तो संघर्ष होना स्वाभाविक था। अब यहाँ पे क्या मैंने क्लास में बताया था, दो तरीके थे। या तो क्या है कि मेवाड़ में जिसका शासन है उससे लड़ाई लड़े, उसको हराए और मालवा की तरफ आगे बढ़े, या फिर लड़ाई लड़ाई माफ करो और राम जी को याद करो, संधि कर ले कोई। अब मेवाड़ के शासक की अनुमति के बिना तो यहाँ से निकल नहीं सकते, तो थोड़ा टैक्स वगैरह चुका दे, थोड़ा पैसा दे दे, है ना, कि यहाँ से निकलने का जो कर है वो आप दे दो और आगे जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ग्रंथों के अंदर ऐसा लिखा रहता है कि इनकी संयुक्त सेना को समर सिंह ने परास्त किया। जैन ग्रंथ है एक, उस जैन ग्रंथ के अंदर ये लिखा गया है कि समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की जो संयुक्त सेना थी दोनों की, उलग खां और नुसरत खां, शायद नुसरत खां नाम था, नुसरत खां, इन दोनों की संयुक्त सेना से दंड स्वीकार किया, यानी कि इनसे टैक्स ले लिया और फिर थोड़ा बहुत पैसा लेकर के इनको जाने दिया कि तुम आगे जाओ और तुम्हारा काम करो। तो दोनों स्थिति के अंदर ये बात सच है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल के अंदर मेवाड़ पर जो अटैक हुआ, भाई कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, वो समर सिंह के टाइम में हुआ। समर सिंह का दोनों ही सिचुएशन के अंदर उसकी जो विक्ट्री है वो रही थी, है ना, वो सिचुएशन उसकी विन विन की सिचुएशन थी, चाहे उसने टैक्स लिया हो चाहे कुछ किया हो। तो अगर सवाल ऐसे आ जाता कि किसने टैक्स वसूला था अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, तो वो समर सिंह था। या ऐसे आ जाता है कि 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को किसने परास्त किया, तो वो भी समर सिंह। ठीक, आगे चले। अब इसके बाद में रत्नप्रभ सूरी, पावचंद्र, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र, ये विद्वान किसके समकालीन थे? मैंने आपको क्लास में बताया था, सबसे लास्ट में मैंने आपको यही बताया था कि ये है, ये तो है शिल्पकार और ये है विद्वान। इसमें मैंने उस समय घोड़ा भी करा था रत्नप्रभ सूरी के ऊपर, है ना, जब अपन साहित्य वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे इंपोर्टेंस है। तो ये किसके समकालीन थे, किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो सारे ये जेत्र सिंह भी, कुमार सिंह भी और ये समर सिंह भी सभी क्या विद्यानुरागी थे, धार्मिक सहिष्णु थे और कलाकारों को, शिल्पकारों को, साहित्यकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया करते थे, कला की उन्नति के लिए काम किया था। तो उसमें समर सिंह भी ऐसा ही व्यक्ति था। तो समर सिंह के समकालीन हैं ये सारे के सारे, नाम ध्यान रखना, इसके अंदर से स्पेशली रत्नप्रभ सूरी को जरूर ध्यान रखना। ठीक है जी, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। यहाँ तक पहुंचो तो वीडियो में कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक मार दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और अगर भी पहली बार आ रहे हो तो भी क्या सब्सक्राइब तो कर ही लो चैनल को, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राजस्थान की अपनी एमसीक्यू की क्लास डेली 2 बजे होती है दोपहर के अंदर, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो क्लास अपन लेते हैं उससे रिलेट करते हुए एमसीक्यू जो वो अपन यूट्यूब पे करवाते हैं सबको। क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को लाभ ना मिले, इसका लाभ सबको मिल जाए, ठीक है। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाली परीक्षाओं की, तो स्टडी पिलर पे जाइए, रजिस्टर हो जाइए, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, बहुत बहुत कम पैसे के अंदर। आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। सारी क्लासें आपको मिलेगी, सारा सिलेबस मिलेगा, सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।